स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी ताप और दाब के फलन के रूप में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एंट्रोपी ताप और आयतन के फलन के रूप में। तो अगर एंट्रोपी ताप और दाब का फलन है तो S इक्वल टू हो जाएगा अपना FTP, यानी इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का फलन होती है एंट्रोपी। जब इसको अपन इसके सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ds बराबर डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, dt प्लस डेल एस डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dp। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 1। एंथैल्पी ऑफ जो सिस्टम की जो एंथैल्पी होती है वो होती है H बराबर E प्लस PV, यानी कि एंथैल्पी जो है वह उसकी इंटरनल एनर्जी और दाब आयतन के कार्य के गुणनफल के बराबर होती है। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 2। अपने को पता है कि जो PV है उसको जब अपन इनका अवकलन लिखते हैं तो DH बराबर DE प्लस PdV प्लस VdP, यानी कि अपन कह सकते हैं कि DE प्लस PdV बराबर क्या हो जाएगा अपना DQ, यानी कि यह उसकी आंतरिक यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो उसकी ऊष्मा होती है वह इंटरनल एनर्जी और दाब आयतन के योग के बराबर होती है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं DQ। तो DH बराबर अपने पास आ जाएगा DQ प्लस PdV। अब अपने को पता है कि DQ यानी जो ऊष्मा में जो परिवर्तन है वह होता है TdS के बराबर, यानी कि जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो DS बराबर होता है DQ अपॉन T। तो इसकी जगह अपन DQ की जगह क्या रख सकते हैं TdS, यानी कि DH बराबर अपने पास क्या आ जाएगा TdS प्लस VdP। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 3। अब अपने को पता है कि इक्वेशन 3 आ गई अपने पास, तो TdS, अब इस समीकरण को अगर TdS को अपन इधर ले आते हैं तो और T का डिवाइड कर देते हैं इधर, तो अपने पास DS बराबर क्या आ जाएगा DH अपॉन T माइनस V अपॉन T dP। ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी 4, यानी कि जो समीकरण अपने पास 3 था उस समीकरण में अपन ने क्या किया TdS को आगे ले लिया और DH को आगे या इक्वल के बराबर भेज दिया। तो जब इसमें DS बराबर अपने पास यानी एंट्रोपी में जो परिवर्तन आ जाएगा वो आ जाएगा DH अपॉन T माइनस V अपॉन T dP के बराबर। अब अपन देखते हैं कि जो यानी कि इफ़ एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, अगर एंथैल्पी अपनी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन माने उसको, तो DH को इसके सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर DT प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DP। ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। अब अपन क्या करेंगे कि नेक्स्ट इक्वेशन में अपन देखेंगे कि DH बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि जो अपने पास ये इक्वेशन थी कि डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसको अपन किसके बराबर मानते हैं CP के बराबर मानते हैं। तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं कि DH बराबर CP DT प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DP। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 5। ये अपनी हो जाएगी इक्वेशन 5। अब अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन 5 का मान है जो इक्वेशन 4 में रखेंगे, यानी 5 से मान क्या करेंगे DS का मान है, तो DS यानी DH का मान जो है वो अपन किस में रख देंगे इक्वेशन 4 के अंदर रखेंगे। 4 अपनी है DS बराबर DH अपॉन T माइनस V अपॉन T dP के बराबर। तो इसकी जगह इसका मान रखेंगे तो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी इक्वेशन 6, यानी DS बराबर CP DT अपॉन T प्लस 1 अपॉन T डेल H डेल P अपॉन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस V dP के बराबर। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन 6। और यह जो इक्वेशन है वह दाब व ताप के साथ एंट्रोपी में चेंज को दर्शाता है। जो यानी इक्वेशन जो 6 है अपनी वह क्या करती है कि टेम्परेचर और प्रेशर के साथ उसकी एंट्रोपी में चेंज को दर्शाता है। अतः यह इक्वेशन 1 के समरूप है। जो अपन ने प्रारंभ में इक्वेशन 1 ली थी जिसके अंदर अपन ने माना था कि जो एंट्रोपी होती है वह ताप और दाब का फलन होती है, तो अपन इक्वेशन 1 जो है उस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 6 के साथ
सापेक्ष उसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब अपन इक्वेशन 1 की 6 के सापेक्ष दोनों की तुलना करते हैं, 1 और 6 की, तो तुलना करने पर अपने पास जो समीकरण आता है कि डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर सी पी अपॉन टी, जिसको अपन क्या दे देंगे, इक्वेशन 7। और नीचे जो आ जाएगा डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस वी, इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 8। तो ये जो 7 और 8 इक्वेशन है ये अपने को प्राप्त होती है इक्वेशन 6 और इक्वेशन 1 के तुलना करने पर, ये 2 इक्वेशन अपने को प्राप्त होती है। अब अपन क्या करते हैं कि जो इक्वेशन जो 7 है वह क्या दर्शाती है कि तापमान के साथ जो एंट्रोपी में चेंज आता है उसको बताती है, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ उसकी एंट्रोपी में कितना चेंज होता है उसको अपन किसके द्वारा दर्शाते हैं, इक्वेशन 7 के द्वारा दर्शाते हैं। तो यानी ये इसके परिवर्तन को दर्शाती है, जबकि स्थिर दाब पर अपन क्या करते हैं कि ताप में के एक निश्चित परिवर्तन के लिए एंट्रोपी चेंज को अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि स्थिर दाब पर जब अपन ताप के साथ निश्चित परिवर्तन है तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल एस बराबर सी पी अपॉन टी डी टी, समाकलन करते हैं T1 से T2 तक, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन 9। यानी कहने का मतलब ये है कि जब अपन ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 के बीच में तुलना की तो उसमें तुलना करने पर अपने को प्राप्त हुए जो समीकरण 7 प्राप्त हुआ था, जो कि दर्शाता है कि टेम्परेचर के साथ यानी स्थिर दाब पर टेम्परेचर के साथ उसकी एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है, तो इसके साथ जो निश्चित परिवर्तन होता है उसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसको अपन इक्वेशन 9 के अकॉर्डिंग 9 से दर्शा सकते हैं। अब अपने को पता है कि जो सी पी अपॉन टी का मान होता है वह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो अतः समीकरण 9 से जो निष्कर्ष निकलता है कि स्थिर दाब पर किसी निकाय के ताप में वृद्धि से उसकी एंट्रोपी में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे अपन स्थिर दाब पर अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब लेते हैं कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी निकाय के दाब के साथ एंट्रोपी में चेंज हो तो उसको ज्ञात करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 6 को दाब P के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि जो इक्वेशन 6 थी अपनी उसको अपन क्या करेंगे, P के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करते हैं इसका तो डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी डॉट डेल टी बराबर 1 अपॉन टी सी पी अपॉन डेल पी, यानी पी के सापेक्ष अपन ने क्या किया, इसका अवकलन किया। और पी के सापेक्ष अगर अपन अवकलन करते हैं तो अपने को पता है कि सी पी बराबर क्या होता है, स्थिर दाब पर ताप के साथ उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी ये क्या दर्शाता है, स्थिर दाब पर ताप के साथ उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन को दर्शाता है। ये अपन रख सकते हैं। नीचे आ जाएगा कि डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी डेल टी बराबर 1 अपॉन टी डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी डॉट डेल टी, इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 10। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर अपन किसी निकाय के दाब के साथ अगर एंट्रोपी में चेंज को ज्ञात करते हैं, यानी पहले अपन ने ऊपर देखा था वो ताप के साथ था एंट्रोपी में परिवर्तन को, अब ये दर्शा रहा है कि स्थिर ताप पर उसके दाब के सापेक्ष उसके एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, जो इक्वेशन 7 थी अपनी उसी इक्वेशन 7 को, सॉरी इसमें इक्वेशन 6, इक्वेशन 7 को अपन क्या करेंगे, दाब के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और दाब के सापेक्ष अवकलन करने पर अपने पास इक्वेशन क्या आ जाती है, इक्वेशन 10 अपने को प्राप्त होती है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो इक्वेशन अपनी 8 थी उस इक्वेशन 8 को अपन क्या करेंगे, उसका ताप के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यानी कि अपन ने देखा जो इक्वेशन 7 थी उसको तो अपन ने दाब के सापेक्ष अवकलन किया, और जो इक्वेशन 8 थी उसको अपन ताप के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और ताप के सापेक्ष अवकलन करने पर अपने पास जो समीकरण आता है, यानी कि अपने पास समीकरण अपने को 11 प्राप्त होता है। अब अपने को पता है कि जो एस है एंट्रोपी जो होती है वह एक स्टेट फंक्शन होती है, यानी कि अवस्था पर डिपेंड करती है, प्रारंभिक और अंतिम स्टेट पर निर्भर करती है, न कि उसके पथ पर। और डी एस जो हो जाएगा वो एक क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल या यथातथ अवकल होता है। तो डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी डॉट डेल टी बराबर डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डॉट डेल पी। तो
तो अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन 10 थी अपनी, यानी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी डॉट डेल टी बराबर 1/t डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी डॉट डेल टी, ये इक्वेशन 10 और ये इक्वेशन जो 11 है, इन इक्वेशन 10 और 11 से जब अपन देखते हैं तो अपने को ये इक्वेशन प्राप्त होती है। अब अपने को पता है कि जो एच है, एंथैल्पी जो है वह भी एक प्रकार से क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो इसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी डॉट डेल टी बराबर डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी डॉट डेल पी। अब यहाँ पर भी जब अपन इनकी तुलना करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन 12 अपने को प्राप्त होती है। अब इक्वेशन 12 और इक्वेशन 8 इन दोनों की जब अपन कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने पर अपने पास जो इक्वेशन आती है, डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन 13। यानी कि ये किससे प्राप्त हुई, इक्वेशन 13 इक्वेशन 8 और इक्वेशन 12 की तुलना पर, क्योंकि इक्वेशन 8 जो है वो डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर के बराबर वैल्यू को दर्शाती है। अब यहाँ से अपने को इक्वेशन जो प्राप्त हुई 13, अब इक्वेशन 7 से क्या करते हैं अपन कि डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का जो मान है वह अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 13 इससे इसका मान और इक्वेशन 13 से डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। क्योंकि इक्वेशन जो 1 थी वो क्या दर्शाती है कि जो एंट्रोपी होती है वह है ताप और दाब का फलन है। तो अपन इक्वेशन 7 से तो क्या प्राप्त करते हैं कि डेल स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन का मान, और इक्वेशन 13 से अपन यानी कि स्थिर टेम्परेचर पर दाब के सापेक्ष उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन का मान प्राप्त कर अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में प्रस्तावित करते हैं। यानी इन दोनों से, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों से अपन एंट्रोपी में परिवर्तन को मान ज्ञात करके इक्वेशन 1 में रखते हैं, और इक्वेशन 1 में रखने पर अपने पास जो फाइनल समीकरण आता है वो इक्वेशन प्राप्त होती है, वो इक्वेशन 14। अब अपन जानते हैं कि वी नो दैट कि स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है उसको अपन अल्फा वी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अपन दर्शा सकते हैं जो इक्वेशन 14 में वैल्यू है, यानी स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन है, उसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, अल्फा वी, और डी एस बराबर क्या हो जाएगा, सी पी अपॉन टी डी टी माइनस अल्फा वी डी पी। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 15। और ये जो इक्वेशन 15 है ये क्या होती है कि सभी सबस्टेंस के लिए अपन सब्सटेंस के लिए अपन यूज कर सकते हैं, चाहे भी कोई सा भी सब्सटेंस हो, जैसे लिक्विड, गैस और सॉलिड, यानी इन सब के लिए इसको यूज किया जा सकता है। और जो इक्वेशन जो 15 है वह दर्शाती है कि जो एंट्रोपी होती है वह क्या होती है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का फलन होती है, यानी कि इन दोनों के फलन के बराबर होती है।